नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ऐसे फैक्ट जो आपके एग्जाम में बहुत अधिक बार या बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे फैक्टों को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो जो है हमारी थोड़ी लंबी भी हो सकती है, थोड़ी छोटी भी रह सकती है, क्योंकि आज हम जितने भी टॉपिक्स पर बात करेंगे हम डिटेल में ही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर से लेके चलेंगे। दोस्तों, आजकल क्या है, एग्जामिनर जो चीज़ों को अंदर से उठा रहा है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि फिर आप भी किताबों को थोड़ा गहराई से पढ़ें और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वह सभी आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों को लेकर कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, व्यक्तियों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो उन्हें समाज में रहने और अपनी जो क्रियाकलाप है उन्हें करने में जो सहायक सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहली बात यही उठती है कि आखिर हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो मौलिक अधिकार जो थे, सबसे पहले यह इंग्लैंड में दिए गए थे। इंग्लैंड के जो राजा थे, किंग जॉन, उनके द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। तो दोस्तों देखिए, थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी पहले देख लेते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह किस भाग में पड़ते हैं, क्योंकि भाग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाग एक में क्या है, भाग दो में क्या है, भाग तीन में क्या है, चार में क्या है। तो जितने भी टोटल 22 के 22 हमारे संविधान में भाग दिए गए हैं, इन 22 भाग की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यदि हम बात करें भाग एक में क्या है, तो भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, भाग दो में क्या है, भाग दो में नागरिकता है। मैं लिख देता हूं, भाग एक में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। दो, भाग दो में क्या है, भाग दो में नागरिकता दे रखी है। भाग तीन में क्या है, तीन में जो आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार दे रखे हैं। भाग चार में क्या है, भाग चार में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और ऐसे 22 के 22 भाग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाग तीन की। भाग तीन, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। दोस्तों, हम बिल्कुल आज गहराई से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। देखिए, संविधान के भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग तीन को, या फिर जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक प्रपत्र होता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, व्यक्तियों को जब एक पत्र पर लिखकर कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सबसे पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वह 1215 में दिए गए थे, इंग्लैंड में दिए गए थे। और जो किंग जॉन है, इसके द्वारा ये दिए गए थे। यह वहां के जो सामंत थे उनके दबाव में इसे जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला प्रपत्र, लिखित प्रपत्र आप इसे कह सकते हैं, लिखित प्रपत्र था। तो दोस्तों, 5 चीजें जो आपने अभी पढ़ी, पहला जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है, और दूसरा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दे रखा है। तीसरा, जो भाग 3 है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले जो अधिकार दिए गए थे इंग्लैंड में दिए गए थे, किंग जॉन के द्वारा दिए गए थे, और 1215 में दिए गए थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, भारत का जो संविधान है 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, पहले जो हमारा संविधान जब बना उस समय इसमें 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार भी था, जिसे खत्म कर दिया गया है, अब उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार हैं वह कौन कौन से हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी कि सभी व्यक्ति एक समान है, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। कानून के समक्ष समता, यानी कि कानून के समान सभी व्यक्ति एक समान है। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा। यह ये स्वतंत्रता का अधिकार है,
ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 में व्यक्तियों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह से शोषण नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया हुआ है वह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो रिट है वह रिट यहीं पर दी गई है। चलिए अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात इनकी कर लेते हैं। देखिए, जो हमने आपको बताया था कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, ये 7वां एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था दोस्तों, इसे खत्म कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसी के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया। अब इसे भाग 12 में, ठीक है, अब ये कहां पर है, भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपको भाग भी पता होना चाहिए, अनुच्छेद भी पता होना चाहिए, और ये किस प्रकार का अधिकार है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, ठीक है, ये अनुच्छेद 13 में दे रखी है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको आर्टिकल 12 के बारे में बताना चाहूंगा। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आर्टिकल 12 में दी गई है। और राज्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसकी एक निश्चित, देखिए, राज्य में एक निश्चित भूमि होनी चाहिए, उसके बाद वहां पर एक निश्चित सरकार भी होनी चाहिए, ठीक, एक निश्चित प्रशासन, शासन और प्रशासन होना चाहिए। ये सब चीजें जहां पर पाई जाएंगी वह एक राज्य होगा, और इसे आर्टिकल 12 के तहत रखा गया है। इसकी जो परिभाषा है राज्य शब्द की आर्टिकल 12 में दी गई है। अब देखिए अनुच्छेद 13 ये क्या कहता है, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि यदि संसद किसी कानून को पारित करती है और वह मौलिक अधिकारों के असंगत है, या ऐसी कानून से, इस कानून से जो मौलिक अधिकार है उनका किसी प्रकार से भी कोई हनन हो रहा है, या वह मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो आर्टिकल 13 के तहत जितना भाग उस कानून का हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या उसका हनन करता है, उसे वहां से खत्म कर दिया जाएगा, उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। या फिर यदि वह पूरा का पूरा ही कानून ऐसा है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस पूरे कानून को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यह किस में दिया गया है, आर्टिकल 13 में दिया गया है। आर्टिकल 13 से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें जो आपको और यहीं पर पता होनी चाहिए। प्रश्न बनता है कि विधि शब्द की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। विधि शब्द की परिभाषा, दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आते रहें। तो दोस्तों प्रश्न बनता है कि विधि शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो स्टेट पीसीएस में या अन्य किसी एग्जाम में भी यह पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा क्या है, आर्टिकल 13(2), एक अनुच्छेद आपको और याद रखना है आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13(2) न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, दोस्तों सीधा ही प्रश्न बनता है कि जो न्यायिक समीक्षा है वह किस आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल यदि सिंपल पूछेगा तो 13 देगा, और थोड़ा सा डीपली यदि आपसे पूछ लेगा तो आर्टिकल 13(2) देगा। और विधि शब्द की परिभाषा जो पूरी है वो 13 के आर्टिकल 13 के क्लोज 3 में दे रखी है। और न्यायिक समीक्षा
ठीक है, या न्यायिक सक्रियता ये कहाँ पर है, आर्टिकल 13 के 2 में है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत प्राप्त है। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत लेकर जाया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, यानी कि जो संवैधानिक संशोधन है उनको चुनौती यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब देखिए, रिट क्षेत्राधिकार ये क्या है, यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक कानूनी आदेश होता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और ये कौन कौन सी रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि जिस व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों वैसे तो इन हम जितनी भी 5 की 5 रिट हैं हम आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को हमने आपको अंत तक बने रहना है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इन्हें हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी हम देख लेते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी विशेषता क्या क्या है। संविधान द्वारा संरक्षित सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। किसके द्वारा, जो संविधान द्वारा संरक्षित सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। ये तो बात आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि यदि हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण होता है या कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उन्हें कम करता है, तो हमारा जो हाई कोर्ट है और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये किससे गारंटी प्रदान की है, ये संविधान ने ये गारंटी दी है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं, चाहे वह नागरिक, विदेशी या कानूनी हो, जैसे परिषद एवं कंपनी। दोस्तों प्रश्न बनता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के पास है, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। चलिए आगे देखिए। सॉरी, ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के तहत। दोस्तों जो ये हमारे मौलिक अधिकार है ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कमी या कटौती कर सकती है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य क्या मतलब है कि हम हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के लेकर जा सकते हैं, तो ये वाद योग्य है। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। राज्य जो मौलिक अधिकार है उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, कब, जब जो हमारा जो अदालत है, हमारी हाई कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस चीज को लेकर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर ये दंगा फसाद हो जाता है तो वहां पर आर्टिकल 144 सॉरी आईपीसी का जो सेक्शन 144 है उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और ये क्या कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति 4 आदमी एक जगह खड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या कर दिया, ये उनके अधिकारों का उन्होंने अधिकार रोक दिए गए हैं, लेकिन कब, ये युक्त आधार होने चाहिए तभी रोके जाते हैं। ये न्यायोचित है, जब भी इनका उल्लंघन होता है तो ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर 2 चीज आप लोगों को नोटिस करनी है, देखते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप लोग सुनिए गौर से। कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अपीलीय अधिकार। यह है जो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो प्रश्न ये बनता है कि हमारा जो हाई कोर्ट है और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इनकी जो अधिकारिता है, अधिकारिता का जो क्षेत्र है वह किसका व्यापक है, किसका बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का है या फिर हाई कोर्ट का है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आप ये मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वो बड़ा होगा, नहीं। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बड़ा होता है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में केवल तभी जा सकते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, लेकिन हाई कोर्ट में हम इससे अलग मुद्दों को लेकर भी जा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र है वो हाई कोर्ट का व्यापक है,
सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। आगे देखिए, अधिकारों का निलंबन। अधिकार जो हमें दिए गए हैं, अब कैसे कैसे इनका निलंबन हो सकता है, तो ये आपको देखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, जब दूसरे देश के साथ हमारे युद्ध हो रहे हैं उस समय जो हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है, हमारे जो 19 है, आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता दे रखी है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार की टोटल 6 स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दे रखी है। यदि बाहर से कोई युद्ध होता है, ठीक है, या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन यदि आंतरिक आपातकाल के आधार पर इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, चलिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्था और ऐसे ही अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन संसद प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 33 ये बोलता है दोस्तों, जो हमारी पुलिस फोर्स है, हमारी जो आर्मी है, ठीक है, इन पर जो संसद है वह प्रतिबंध लगा सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार, नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार शत्रु देश को छोड़कर। देखिए, अब हम बात करते हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 15 एक मिनट दोस्तों, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन करें। दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब के अंदर, आप चाहे RW है, चाहे TWA हो, ठीक है, चाहे खान सर हो, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल उनसे अच्छा कंटेंट आपको प्रदान करूं, उनके जैसा कंटेंट आपको प्रदान करूं, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके। तो भाई, इसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया करके मुझे आप सपोर्ट जरूर करें। चलिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं समानता के अधिकार से। अब हम शुरू हो जाते हैं अपने आर्टिकल 14 से। समानता का जो अधिकार है, इसमें आपको टोटल 5 आर्टिकल पढ़ने हैं, 14, 15, 16 और एक 17, 18। ये 5 आर्टिकल है। विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। तो क्या कहा आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति सब में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनी, पंजीकृत समितियां और किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। तो दोस्तों, हमारा जो कानून है उस कानून के समक्ष चाहे वह कोई भी हो, सभी एक समान है, चाहे भारतीय हो या फिर वह विदेशी हो। इसके साथ साथ में जो विधिक व्यक्ति होते हैं, जैसे कंपनी हो गई, निगम हो गए, ट्रस्ट हो गए, इन सब के ऊपर भी आर्टिकल 14 समान रूप से लागू होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, किसके ऊपर आर्टिकल 14 जो लागू नहीं होता। अब वो देखिए, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, हमारे कुछ संसदीय विशेषाधिकार दे रखे हैं। जो बाहर से, जो अभी ये क्या बोलते हैं, राजदूत आते हैं, उन्हें आर्टिकल 14 से छूट प्राप्त है। अब आप थोड़ा सा इनके बारे में देखिए। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्ति प्रदान की गई है कि कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए या किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये किसमें है, आर्टिकल 361 में है। और उनकी जो पदावधि है के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती। अब आर्टिकल 361 का ए, कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के
दोनों सदनों या दोनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, ये कहा कोई भी व्यक्ति कहीं पर देख, सपोज करो आप संसद में चले गए और संसद में क्या वहाँ कार्रवाई हो रही है, यदि उस कार्रवाई का आप प्रकाशन करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ये किसी भी प्रकार की क्या बोलते हैं कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 में संसद के विशेषाधिकार दे रखे हैं या संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी संसद में यदि कोई ऐसी बात होती है तो चाहे किसी सदस्य के द्वारा भी यह बात की गई है, संसदीय विशेषाधिकार दे रखे हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन है। तो संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन आर्टिकल 105 में दिया गया है। अब संसद के अंदर कोई भी सदस्य किसी प्रकार की कोई भी बात कहे, कुछ भी बोले, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्टिकल 194 राज्य के विधानमंडल में या उसकी समिति के विधानमंडल में सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या मत उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे 105 के तहत ये संसद में था, ऐसे ही 194 के तहत विधानमंडल में है। विदेशी संप्रभु, शासक, राजदूत दीवानी फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अपवाद थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बहुत डिटेल से हम आपको लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है बिल्कुल भी कमजोर ना पड़े और आप दूसरों से आगे ही निकले। अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। अब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके जन्म स्थान को लेकर, उसके लिंग को लेकर, ठीक है, उसकी जात पात को लेकर किसी प्रकार का कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में बात ये कही गई है। अब इसका एक अपवाद है, देखिए अपवाद कितना बेहतरीन है। ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए प्रश्न ऐसे बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो केवल महिलाओं और बच्चों को कुछ अलग से प्रावधान देता है या क्या करता है, उन्हें अधिकार देता है। तो आर्टिकल जो 15 है, 15 का क्लोज 3, ये आपको याद रखना है, ये महिला और केवल बच्चों के लिए है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 15 के 3 किससे संबंधित है, तो ये केवल महिला और बच्चों से संबंधित है। पिछड़े या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं आर्टिकल 15(3) में। अब आप लोग देखिए, महिलाओं के प्रति अभी क्या हो रहा है कि छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं घट रही हैं और महिलाओं के साथ कुछ ऐसी घटना घटे जो नहीं घटनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है, उनकी सुरक्षा के लिए 15(3) को लेकर कुछ कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं अब उनकी एजुकेशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या, उनके लिए जब हम विशेष प्रावधान करेंगे तो यह आर्टिकल 15 के 3 में आएगा। चलिए, सार्वजनिक नियोजन आर्टिकल 16, ठीक है, यानी कि अवसर की समानता, ये किसमें है, आर्टिकल 16 में। भारतीय चाहे कोई भी हो, अब वो चाहे किसी भी जात का हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको रोजगार का समान अवसर प्राप्त है। अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, देखिए मेरे भाई बहन, भाई तैयारी करते हैं, आप मेरी बहन हो तभी तैयारी कर रही हैं, सब तैयारी करते हैं, कोई भी व्यक्ति नौकरी प्राप्त कर सकता है, सबको ये अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, इसलिए अपवाद है, राज्य नियुक्तों में आरक्षण का प्रावधान करता है। जो राज्य है वह नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिससे कि राज्य में समान प्रतिनिधि नहीं है, जहां समान प्रतिनिधित्व नहीं है। दोस्तों कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी समान प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब जो छोटी जात के लोग हैं, ठीक है, एसटी, एससी, एसटी के लोग जो हैं, ये उचित प्रतिनिधित्व इन्हें आज भी प्राप्त नहीं है। तो इनके लिए राज्य क्या करता है, कुछ स्थानों को आरक्षित कर लेता है और उन जो व्यक्तियों को, वहां का जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे वो पद ऐसे ही दे दिए जाते हैं। तो इसे कहा गया है कि जो राज्य है वह नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है या फिर मार्क्स कम कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे कोई एग्जाम होता है तो उसमें कट ऑफ अलग अलग लगती है, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए अलग। ये सब क्या है, ये आरक्षण ही तो है। ठीक है दोस्तों, ये आरक्षण का प्रावधान कर रखा है, क्यों, क्योंकि जो सारी जाति है उनका जो शासन में समान प्रतिनिधित्व बना रहे। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये प्रश्न पूछा जाता है और डायरेक्टली ऐसा प्रश्न आता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे संबंधित है, आर्टिकल 17 से यह संबंधित है।
दोस्तों मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो भी मुझे इस प्रश्न का जवाब देगा उसका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा कि जो अस्पृश्यता है इसकी परिभाषा यदि मुझे कोई बताए, इसकी परिभाषा क्या है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता दे रखी है, सबको पता है अस्पृश्यता छुआछूत को बोलते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, इसकी जो मुझे एक्यूरेट परिभाषा बताएगा उसका नाम मैं आने वाली वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे जरूर बताएं अस्पृश्यता की परिभाषा क्या है, वरना मैं एक दिन के बाद इसकी जो परिभाषा है उसे मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग जरूर देखना। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। देखिए, अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। आगे देखिए, अब देखिए अस्पृश्यता का प्रचार होता क्या है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का प्रचार करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकना, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, पारंपरिक, धार्मिक दर्शन या अन्य आधार पर अस्पृश्यता का उचित ठहराना या किसी व्यक्ति का अपमान करना। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अब हम इसे पढ़ने वाले हैं। उपाधियों का अंत क्या है, इसके संबंध में 4 प्रावधान दिए गए हैं, चारों के चारों आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा। इसमें कौन कौन सी है, शिक्षा या जो सेना है उससे संबंधित सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि को नहीं प्रदान लेगा, यदि कोई लेगा तो उसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी। देखिए, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी उपाधि लेता है तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। दोस्तों हम इस वीडियो में केवल आर्टिकल 22 तक की बात करेंगे। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, चैनल हमारा थोड़ा नया है तो ज़्यादा लंबी वीडियो हम अपलोड कर नहीं सकते हैं अभी, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम इसे पूरे के पूरे को जो मौलिक अधिकार है इसे खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी और हमारी अगली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप ऑन कर दें। 6 अधिकारों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 19 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार दे रखे हैं। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार। आप अपने मन की बात किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं, कहीं पर भी अपने विचारों को आप लोग किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से रख सकते हैं, लेकिन आप केवल ऐसे ही विचार रख सकते हैं जो समाज के हित में हो। आप ऐसे विचार बिल्कुल नहीं रख सकते जिससे समाज में हिंसा फैल सकती हो, समाज में घृणा फैल सकती हो। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित एवं छपे हुए मामले पर स्वतंत्रता देता है। अब शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्वक सम्मेलन, आप देखा होगा जैसे अभी इलेक्शन का समय चलने वाला है तो हमारी जो पार्टियां होगी ये कहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या करेगी, सम्मेलन करेगी। तो ये किस में दे रखा है, ये आर्टिकल 19 में ही दिया हुआ है। लेकिन सम्मेलन ऐसा होना चाहिए जिससे जो हमारा समाज है उसका कोई हित ना होता हो। आप वहां पर हथियार नहीं ले जा सकते, ठीक है, बिना हथियारों के सम्मेलन आपको करना है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समिति, क्लब, संगठन, व्यापार, इन सब का आपको अधिकार देता है। संघ बनाने का अधिकार, संघ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आप राजनीतिक दल बना सकते हैं तो ये भी संघ में ही आएगा। इसके बाद आप आएगा, देखिए, अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अबाध संचरण का मतलब क्या है, आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 और बाहरी देश के घूमने का अधिकार है, देश में वापस आने का अधिकार,
अनुच्छेद 21 में देखिए, देश में निर्बाध संचरण आंतरिक, आप कहीं भी अपने देश के अंदर कहीं भी निर्बाध संचरण कर सकता है, लेकिन यदि आप देश से बाहर गए हुए हैं और देश से वापस आ रहे हैं तो आप फिर किस में करेंगे, अनुच्छेद 21 के तहत। निवास करने का अधिकार, आप पूरे भारत में कहीं पर भी संपत्ति लेकर निवास कर सकते हैं। इन अधिकारों में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिला या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक विस्फोटक व्यवसाय आदि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। चलिए अब हम बात करेंगे संरक्षण को लेकर। अनुच्छेद 20, किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए व्यक्ति को, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्था दी गई है। ये संरक्षण की बात इसमें की गई है। प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संरक्षण की बात करता है, तो कौन सा अनुच्छेद जो 20 है वह संरक्षण की बात करता है। अब आप लोग देखिए किस प्रकार के संरक्षण की बात करेगा। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक ऐसा कोई कार्य करते समय जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है किसी पर्वत विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है और तत्कालीन रूप से वह एक अपराध है तो वह अपराधी माना जाएगा, अन्यथा वह अपराधी नहीं माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कत्ल कर देता है, ठीक है, और इत्तेफाकन वह व्यक्ति बच जाता है और कहीं जाकर छिप जाता है, लेकिन जो कत्ल करने वाला व्यक्ति है उसे कोर्ट पकड़ लेती है और उसकी उस व्यक्ति की मृत्यु करने के दंड में उसे सजा देती है। लेकिन जब वो व्यक्ति सजा काटने के बाद बाहर वापस आता है तो वो देखता है कि वह व्यक्ति तो जिंदा है, तो फिर वो क्या करेगा, यदि वह उस व्यक्ति को दोबारा मार देता है तो फिर उसी काम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस दंड की सजा वो पहले ही काट के आ चुका है। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पुलिस किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती है, और यदि पुलिस ऐसा किसी को कोई टॉर्चर करती है तो थाने में ले जाकर आपको मारती है, पीटती है, ठीक है। तो सीआरपीसी सेक्शन 25 ये बोलता है कि भाई साहब, यदि पुलिस की जो रिपोर्ट होती है वह थाने में या वह क्या बोलते हैं कोर्ट में मान्य नहीं होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की गई है, अनुच्छेद 21 में की गई है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। यदि प्राण, देखो इसमें क्या कहा, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। आर्टिकल 21A में यह घोषणा की गई कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये पूछा जाता है कब, इसे कब पारित किया गया, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया। इसी के साथ ही जो 86वां संविधान संशोधन से पहले संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये भी आपको यहीं पर याद कर लेना है। डीपीएसपी आर्टिकल 45 और जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 का क्लोज ए, ये बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 22, निरोध, हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अब जो गिरफ्तारी होती है वह 2 प्रकार की होती है, या तो दंड विषयक है और फिर या निवारक है। अब हम अलग अलग देख लेते हैं। ये क्या है, दंड विषयक। देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति जिसने अभी अपराध स्वीकार किया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है। ये तो है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके बाद उसे दंड दे दिया गया, तो इसे दंड विषयक कहा जाता है। दूसरा है निवारक निरोध, ये जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाता है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है और इसमें निम्न शामिल है। देखिए क्या क्या शामिल है, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रत्यक्षा करने का अधिकार, दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, दंडाधिकारी जो दंडाधिकारी है
बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार दे सकता है। यह अब देखिए अनुच्छेद 22 क्या बोलता है। जो दूसरा भाग है निवारक हिरासत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस अनुच्छेद में नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है और इसमें निम्नलिखित शामिल है। यदि निवारक निरोध के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कम से कम 3 महीने के लिए उसकी जो हिरासत की अवधि है वो 3 महीने की है। इसे ऐसा कानून है, ये देखो ये निवारक निरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी क्राइम करने से रोकना। यदि पुलिस को शक है कि ये व्यक्ति कोई क्राइम कर सकता है तो उसे वो क्या हिरासत में पहले ही ले लेते हैं। जैसे अभी इलेक्शन का समय आ रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा, आप या अपने आस पड़ोस में गांव में नोटिस करना कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास पुलिस की ओर से नोटिस आता है और फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर पेश होते हैं। तो ये क्या है, निवारक निरोध है। उनसे ये कहा जाता है कि भाई यदि आप ऐसा काम करोगे तो आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए अधिकतम निवारक निरोध की जो अवधि है तो 3 महीने की है, लेकिन यदि लगता है कि इससे ज्यादा समय तक किसी व्यक्ति को आपको हिरासत में रखना है तो जो सलाहकार बोर्ड है, ठीक है, सलाहकार बोर्ड है वह इसका निर्णय करेगी और यह अधिकतम 1 साल के लिए हो सकती है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हमने पढ़ी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।